हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फियर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है फान। मेरा नाम है मंसूर। सो गाइस लेकर आ गए हैं भाई बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो। इसमें आज हम जानेंगे भाई तिरुपति बालाजी दुनिया का अमीर तरीन मंदिर कैसे बन गया। अभी इसकी हिस्ट्री के बारे में आज हम जानेंगे और देखेंगे भाई ये कैसे बना है और इसमें कितना यार खजाना मतलब और सारा किस्म टाइप होगा ना बाकी। तो इसमें सारा कुछ जानकारी कुछ मालूमात हासिल होगी। तो वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कार्डन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही एपिसोड में। तो ये बात है मई 1997 की, यानी कि आज से करीब 26 साल पहले, और जगह है पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद। तो 90 साल बाद कुछ नॉर्मली जा रहा था जैसे कि हर दिन जाता है, लेकिन फिर अचानक से इस्लामाबाद के आसमान में एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कि मानो बादल फट गया। और ये इतनी तेज आवाज थी कि इस्लामाबाद के लोग सहम गए थे, क्योंकि इस तरह की आवाज और फिर इस तेज आवाज का पता लगाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी एयर डिफेंस रडार्स को काम पे लगाया, और जिससे मालूम पड़ा कि एक एयरक्राफ्ट बहुत तेजी से पाकिस्तान से भारत की तरफ जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान जानता था कि वो एयरक्राफ्ट उनका तो है नहीं, तो फिर ये है कौन? तो ये एयरक्राफ्ट कोई और नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किया गया सबसे सीक्रेटिव एयरक्राफ्ट MiG-25 फॉक्सबैट था, और जिसका भारत में निकनेम था गरुड़। और वो जो इस्लामाबाद के आसमान में गूंजी थी वो इसे MiG-25 इस मंदिर में कौन गया वो कमेंट सेक्शन में जरूर जनरेट हुई सोनिक बूम की आवाज थी। और क्या आप जानते हैं कि उस समय इंडियन एयरफोर्स के पास जो MiG-25 फॉक्सबैट फाइटर था, तो उसके लेवल को मैच कर सके ऐसा फाइटर जेट इस पूरे एशिया रीजन में किसी के पास भी नहीं था। और इतना ही नहीं बल्कि MiG-25 फॉक्सबैट की ऐसी भी कुछ खासियतें हैं जो आज के समय में भी आपको किसी भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट में देखने को नहीं मिलेगी। और आज के एपिसोड में हम आपको इसी MiG-25 फॉक्सबैट मतलब पहाड़ों के नाम जिसके बारे में शायद आप में से हर किसी को मालूम ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। MiG-25 फॉक्सबैट इंडियन एयरफोर्स का इतना सीक्रेट एयरक्राफ्ट था कि जब इसे 2006 में डीकमीशन किया गया, तो इसकी डीकमीशनिंग से कुछ ही सप्ताह पहले इंडियन एयरफोर्स ने पब्लिकली रिवील किया था कि हाँ हमारे पास ये MiG-25 फाइटर भी मौजूद है। ये जो फाइटर था ये बरेली एयरबेस में स्थित इंडियन एयरफोर्स की 102 ट्राइसोनिक स्क्वाड्रन का हिस्सा था। और लिफिस डिफेंस के दुनिया का सबसे अमीर भारत के ऐसे पहले पत्रकार थे जिन्होंने 2006 में बरेली एयरबेस को विजिट किया था और इस एयरक्राफ्ट के बारे में सबसे पहले रिपोर्टिंग की थी। ये जो MiG-25 फॉक्सबैट है, इसने करीब 25 सालों तक इंडियन एयरफोर्स में अपनी सर्विस दी है, और अपनी सर्विस के दौरान इस एयरक्राफ्ट ने भारत के लिए आसमान में मौजूद एक सुपर स्पाई की तरह काम किया है। और अपनी एक्सीलेंट रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज के चलते ही इस एयरक्राफ्ट ने भारत की हॉस्टाइल एडवर्सरीज के बारे में कई सारी बेहद ही कीमती इंटेलिजेंस को भी हासिल करने में मदद करी है। और ये एयरक्राफ्ट इतना सीक्रेट था कि इंडियन एयरफोर्स की इसकी पूरी सर्विस के दौरान केवल 42 पायलट्स ने ही इसे ऑपरेट किया है, और केवल उन्हीं चुनिंदा पायलट्स और इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल्स को इस एयरक्राफ्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में जानकारी थी। वरना जब तक इसे रिटायर नहीं किया गया तब तक इस पूरे देश में किसी को भी नहीं पता था कि इंडियन एयरफोर्स MiG-25 फॉक्सबैट को भी ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट ने अपने नाम कई सारे रिकॉर्ड्स दर्ज किए हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट फाइटर जेट था जिसे देश की मिलिट्री द्वारा सर्विस में इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा हाईएस्ट सर्विस सीलिंग यानी कि सबसे अधिकतम ऊंचाई तक उड़ने का रिकॉर्ड भी इसी फाइटर जेट के पास है। और इसी तरह के और भी कई सोना अलग है इसमें आपने अपने नाम दर्ज किए हैं, और उनमें से कई रिकॉर्ड्स तो ऐसे हैं जो आज तक कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया है। अच्छा, नेशनल बैंक में 1976 में इस एयरक्राफ्ट के साथ एक ऐसा मेजर इंसिडेंट हुआ था जब सोवियत यूनियन का ये सुपर सीक्रेट एयरक्राफ्ट अमेरिका के हाथ लग गया था। और ये तब हुआ था जब सोवियत पायलट विक्टर वेलेंको इस MiG-25 फाइटर की स्पेस फ्लाइट को कंडक्ट कर रहे थे, तो उस दौरान इस एयरक्राफ्ट के इंजन में आग लग गई थी। लेकिन एयरक्राफ्ट का जो पायलट था वो किसी भी तरीके से जापान के एयरपोर्ट में लैंड करने में कामयाब रहा था। और कहते हैं कि जब इस फाइटर ने लैंड किया तब उस समय इसमें केवल 30 सेकंड का ही फ्यूल बचा हुआ था, यानी कि अगर 30 सेकंड की देरी और होती तो ये एयरक्राफ्ट बुरी तरीके से क्रैश लैंड करता। और जापान में लैंड होने के बाद फिर बाद में यूएस की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को अलर्ट किया गया, और इस एयरक्राफ्ट को देखने के बाद यूएस एक्सपर्ट्स पूरी तरीके से शॉक में आ गए थे, क्योंकि उन्हें ये देखने को मिला कि इतना हाई परफॉर्मेंस वाला जो एयरक्राफ्ट है वो अधिकतर निकल स्टील एलॉय से बना है, ना कि टाइटेनियम से। चाहत तो इधर के लोगों की बहुत है। वो ये तक देखकर हैरान थे कि इसमें जो वेल्डिंग की गई है वो भी हाथों से की गई है, और इतना ही नहीं बल्कि इसको बनाने में रिपेट्स का इस्तेमाल किया गया। वैक्यूम ट्यूब रडार को देखकर भी हंस रहे थे,
लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स को एहसास हो गया था कि सोवियत द्वारा इस एयरक्राफ्ट में सॉलिड स्टेट टेक का इस्तेमाल ना करने का जो फैसला है वो इसलिए था ताकि अगर प्लेन न्यूक्लियर ब्लास्ट से होकर भी गुजरे तो भी इसकी जो रेडार है वो काम कर एयरक्राफ्ट की जो एक मजबूत सिंप्लिसिटी थी तो उसने हर किसी को हैरानी में डाल के रखा था और एक्सपर्ट्स को काफी समय लगा इस एयरक्राफ्ट को घूम घूम कर इसको समझने में। और रिपोर्ट्स तो कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कहा गया कि इस एयरक्राफ्ट को 40 अलग अलग बॉक्सेस में सोवियत यूनियन को वापस भिजवा दिया गया था और फिर सोवियत यूनियन ने कंप्लेन करी थी कि उनके एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स मिसिंग हैं और $100 मिलियन तक का बिल भेजा। लेकिन इस बिल के जवाब में जापान ने सोवियत यूनियन को एक बिल भेज दिया $40,000 का और कहा कि ये जो बिल है ये उनके एयरपोर्ट को डैमेज करने के लिए है और जो उन्होंने एयरक्राफ्ट शिप किया है तो ये इसकी शिपिंग कॉस्ट भी है। MiG-25 फॉक्सबैट की खासियतों में से एक थी इसकी सुपरसोनिक रफ्तार और इसके मैन्युफैक्चरर्स का दावा था कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये मैक 3 से भी ज्यादा की रफ्तार को हासिल कर सकता है। हालांकि वो बात अलग है कि इस एयरक्राफ्ट को कभी भी रेगुलरली मैक 3 की रफ्तार पर उड़ाया नहीं गया क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर इसे रेगुलर मैक 3 की रफ्तार पर आप उड़ाएंगे कमाल है यार, गोल्ड का था। लेकिन हाँ इस एयरक्राफ्ट से मैक 2.3 या उससे थोड़ा यार इंडिया के लोग इस हिसाब में बहुत हैं, हिंदूज भाई बहुत ही जो है ना इतनी है कि आज के समय में भी अच्छे अच्छे एयरक्राफ्ट के पास इस तरह की रफ्तार को हासिल करने की कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ वो बात अलग है कि अगर आप SR-71 जैसे एयरक्राफ्ट की बात करेंगे तो फिर भले ही MiG-25 फॉक्सबैट सबसे फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट ना रहे, लेकिन जो ये SR-71 और ऐसे अदर एयरक्राफ्ट थे वो एक्सपेरिमेंटल वाले एयरक्राफ्ट थे और उन्हें सर्विस में रेगुलरली इस्तेमाल नहीं किया गया था और उनकी कुछ ही यूनिट्स बनाई गई थी। लेकिन जो MiG-25 फॉक्सबैट है ये अच्छा खासा सर्विस में इस्तेमाल हुआ है और इसे कॉम्बैट में इस्तेमाल करने के हिसाब से बनाया गया था। और हाँ अगर 1976 में विक्टर ब्लैंको द्वारा इस एयरक्राफ्ट की सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती तो इस बात की भी चांसेस कमी थे कि सोवियत यूनियन कभी भी ये एयरक्राफ्ट किसी और देश को एक्सपोर्ट करता। पर चूंकि 1976 में सबके सामने आ गया था कि MiG-25 एग्जिस्ट करता है तो उसकी क्या क्या खासियतें हैं तो फिर USSR ने इस एयरक्राफ्ट को फ्रेंडली नेशंस को एक्सपोर्ट करने का फैसला ले लिया था। और आपको हैरानी होगी कि MiG-25 फॉक्सबैट जो इसमें फॉक्सबैट वाला नाम है ये कोई सोवियत यूनियन ने नहीं दिया है बल्कि इस फाइटर लेकिन ये मंदिरों से ऊपर है। बाकी इंडियन एयरफोर्स ने MiG-25 की जो फ्लीट है वो 1981 में इंडक्ट करी थी और इंडियन एयरफोर्स ने इसके MiG-25R वाले वेरिएंट को लिया था जो कि केवल एक रिकॉनेसेंस वर्जन था और ये कोई इंटरसेप्टर या बॉम्बर नहीं था और ये पूरी तरीके से अनआर्म्ड था, यानी कि आप इसे कॉम्बैट में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और ना ही इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स को डॉच करने वाले ऐसे कोई मॉडर्न काउंटर मेजर्स भी नहीं लगाए गए थे। इंडियन एयरफोर्स के इस MiG-25R के पास जो केवल एक डिफेंसिव सिस्टम था तो वो थी इसकी रफ्तार और एक बेहद ही अधिक ऊंचाई तक ऑपरेट करने की इसकी कैपेबिलिटी जो कि उस समय किसी भी फाइटर के पास नहीं थी। और चूंकि इंडियन एयरफोर्स को स्ट्रेटेजिक रिकॉनेसेंस की जरूरत थी तो इसलिए इस MiG-25R को लेने का फैसला लिया गया था। और यहाँ पे तिरुपति सबसे ऊपर है और उस समय सैटेलाइट के माध्यम से सर्विलेंस करना काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक थिंग मानी जाती थी क्योंकि सैटेलाइट्स हर किसी के पास नहीं थी और जिनके पास थी तो वो भी आसानी से शेयर नहीं करते थे। और उस समय भारत के पास जो एरियल प्लेटफॉर्म मौजूद थे इससे वो सर्विलेंस रिकॉनेसेंस ये सब कर सकते थे लेकिन उन सभी को दुश्मन आसानी से इंटरसेप्ट भी कर सकते थे। तो इसी वजह से भारत को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जिसका जवाब भारत की किसी भी एडवर्सरी के पास ना चाइना के पास ना पाकिस्तान के पास। और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने 10 MiG-25 फाइटर्स को लिया जिसमें से 8 सिंगल सीट वाले थे और 2 ट्विन सीट वाले। और इन फाइटर्स की जो फ्लीट थी वो मुख्य रूप से भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की प्रीमियर टेक्निकल इंटेलिजेंस आर्म ARC यानी कि एविएशन रिसर्च सेंटर के लिए ही काम करती थी। और फॉरेन इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने की रॉ की जो कैपेबिलिटीज थी तो इस MiG-25 फाइटर ने उस कैपेबिलिटी को काफी हद तक बढ़ा दिया था। इस एयरक्राफ्ट की अगर बात करें स्पेसिफिकेशंस या कैपेबिलिटीज की तो इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर चुके पायलट की तरफ से खुद कहा गया है कि ये एयरक्राफ्ट हमें इतनी अधिक ऊंचाई पर उड़ाने में सक्षम था कि हम उस ऊंचाई से हिमालयन रेंज को एक ही बार में देख सकते थे। और फॉक्सबैट ने जिस कैपेबिलिटी को अचीव करने में हमारी मदद करी है 2019 में था कोई और एयरक्राफ्ट हासिल नहीं कर पाया है। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि MiG-25 हर एक पैरामीटर में कितना गोड बड़ा है यार। स्पीड ही मैक 2.8 थी यानी कि करीब 3500 km/h और अगर मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो वो थी मैक 3.2 यानी कि किसी मिसाइल को भी हरा दे। और सबसे खास बात इसकी सर्विस सीलिंग जो थी 90,000 फीट और ये इतनी अधिक ऊंचाई है कि यहाँ पे रडार्स की रेंज भी नहीं पहुंच सकती हैं। और अब इसकी कैपेबिलिटीज का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर 1997 वाले इंसिडेंट में पूरी दुनिया में उसके जिस पायलट ने इस एयरक्राफ्ट के साथ पाकिस्तान एयर स्पेस में प्रवेश किया था तो पाकिस्तान को पता भी नहीं चल पाया था कि उनके एयर स्पेस में इंडियन एयरफोर्स का कोई फाइटर घुस चुका है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का MiG-25 पाकिस्तान एयर स्पेस में सच्चाई जान ली है यार। बहुत मजा है इसमें यार। सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि हिंदू जो होते हैं इंडिया में हमारे भाई जो वो बहुत ही यार इसमें खर्च करते हैं, खुले दिल के होते हैं। हाँ, ऐसा इस वजह से इतना कुछ इसमें है। वो दस्ताने जो बनाए थे 35 करोड़ के भाई वो हिंदू भाई ने दे दिया था
सिर्फ अपनी मन्नत के लिए। मन्नत पूरी हो गई हाँ, थी, इसके मन्नत बाद पूरी भी हो गई थी यार। लेवल है। और जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई वो इनको दे रहे हैं, वो इनको दे रहे नहीं भाई। यार हर अभी बंदा- मुकेश अंबानी ने 1.5 करोड़ का भाई चेक दिया था 1.5 करोड़। इस मंदिर में, और 90 साल बाद इसकी टोटल भाई निकली है 90 लाख करोड़। 90 लाख करोड़। और यार हर बंदा 300-300 रुपए इसका सिर्फ टिकट है। हाँ। और लाखों करोड़ों लोग जाते हैं इसमें, यानी और जब वो होता है- भाई अरबों रुपए के तो इसमें सिर्फ दूसरे होते हैं, बाल बिकते हैं। हाँ वाकई। हाँ ना यार, और इसमें यार हमें बहुत ही इंटरेस्ट हुआ ये बिल्कुल। सारा कुछ जानकर। तो इसमें यार इसकी आप हिस्ट्री चेक- बहुत प्यारी थी। आप चेक करो ये अगर सिर्फ यानी इसका पैसा हो जाए ना, हाँ। तो इंडिया अमीर क्या सारों से भाई अमीर हो जाए। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है और सबसे अमीर रिचेस्ट मंदिर है, तो फिर सोच ले इंडिया कहाँ से कहाँ कहाँ पहुंच से जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा। और मजे की बात यह है कि यार इंडिया वालों का दिल बहुत खुला होता है। बिल्कुल। वो इस मंदिर में उन्हें यार कुछ पता होगा तो वो दे रहे हैं ना। हाँ। तो इसी वजह से यार हमें इसमें बहुत ही मजा आया। आपको ये बिल्कुल। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।